Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Okay, so यार प्रीवियस अगर हम बात करें, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था. क्या टॉपिक था हमारा? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिकल करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. ठीक है. सो करंट के बेसिकली हमने कई टाइप देखे. जैसे हमने एक देखा था कि हीटिंग इफेक्ट भी होता है, एक केमिकल इफेक्ट भी होता है जो कि क्लास 10th में इतना नहीं होता. जैसे थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ा था ना सेल्स से रिलेटेड. इलेक्ट्रोलिसिस. हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस एंड ऑल. तो वो एक बेसिक सा पर्सपेक्टिव है. उसमें फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उनके केमिकल इफेक्ट्स के लॉज भी आते हैं, बट वो हमारे 10th के सिलेबस में नहीं रहते हैं. तो और ना ही इतनी ज्यादा जरूरत है उन्हें अभी पढ़ने की, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज है. उनके लिए केमिस्ट्री भी आनी चाहिए. सो बेसिकली अपन उन्हें डायरेक्टली 12th में ही देखते हैं. क्या? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट. तो बेसिकली हम 10th में क्या डिस्कस करते हैं? करंट के हीटिंग इफेक्ट और करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया होता? हमने बेसिक मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस किया था. मोस्टली सेक्शन क्या डिस्कस किया था यार? मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इन्हीं के बारे में ही डिस्कस किया हुआ था और कंपास के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ था. तो आज अपन एक्चुअल जाएंगे कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो डिस्कवरी कहाँ से हुई. ठीक है. तो डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया था. स्टार्ट करते हैं. तो अभी से हमारा स्टार्ट होगा एक्चुअल मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी थी, बहुत ही सिंपल थ्योरी थी. एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम क्या था? ऑर्स्टेड. 1820s की बातें हैं ये. तो ऑर्स्टेड क्या कर रहे थे एक बार, मतलब ऐसे ही क्लास में लेक्चर ले रहे थे. सो क्लास में वो कुछ रियोस्टेट के बारे में समझा रहे थे. रियोस्टेट जानते हैं आप लोग? हाँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला. हाँ. हाँ. रियोस्टेट मतलब एक ये समझो कि ऐसा स्टैंड में रखा हुआ एक वायर ऐसे. नॉन कंडक्टिंग सेटअप रहता है जिसके ऊपर क्या रह रहती है? वायर. बहुत ही क्लोज वायर रह रहती है. तो बेसिकली इसको हम यूज करते हैं बिकॉज वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है. तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में यूज करते हैं. यहाँ से एक कनेक्शन देते हैं उसे. नॉब ये मान लेते हैं ये अपना इनपुट हो गया. ठीक है. और यहाँ पर एक स्लाइडर लगा होता है. इससे क्या लगा होता है? एक स्लाइडर लगा होता है. और ये स्लाइडर यहाँ पर टच होता है. और दूसरी वायर कहाँ से जाती है? इस स्लाइडर से आती है. तो बेसिकली करंट गई यहाँ तक यूज होगी और वापस से इस स्लाइडर के थ्रू बाहर आ जाएगी. क्लियर? तो इस तरीके से रियोस्टेट का यूज होता है. रियोस्टेट की खास बात ये होती है कि रियोस्टेट में जो वायर कॉइल यूज होती है वो ओपन होती है. मतलब उसमें कोई नॉन कंडक्टिंग लेयर नहीं होती. घर पे जो वायर है क्या वो ऐसे मतलब डायरेक्ट मेटेलिक वायर होती है क्या? नहीं. उसके ऊपर एक कोटिंग भी होती है उसे नॉन कंडक्टिंग बनाने के लिए, कि डायरेक्टली आप मेन वायर को कनेक्ट ना करो. ठीक है. तो ऑर्स्टेड ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टेबल में. वहां पर टेबल में बहुत सारे छोटे छोटे क्या रखे हुए थे? कंपास. याद है जो मैंने अभी आपको बताया था एक छोटा सा कंपास होता है जिसमें एंगल भी नहीं दिखता, सिर्फ उसमें क्या दिखती है? ये नीडल. और हमें पता है ये नीडल किसकी तरफ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाती है. ठीक. तो ये बहुत सारे कंपास वहां पे रखे हुए थे. और ये कंपास की जो नीडल थी ना वो डेविएट हो रही थी. कैसे डेविएट हो रही थी? थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. अब यार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो करंट तो वेरी कर रही होगी. और ये ओपन वायर है. तो उन्हें ये लगा कि यार पक्का इस वायर की वजह से कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है जो इस कंपास को डिस्टर्ब कर रही है. क्यों? क्योंकि जब इस कंपास को दूर लेके गए टेबल से तो सही काम कर रहा था, बस टेबल के पास ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. बट हमें ये कॉन्सेप्ट तो पता है कि यार कंपास की नीडल तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाती है. इसका मतलब इस करंट के पास भी कोई ना कोई कैसा नेचर है? मैग्नेटिक नेचर है. ये उन्होंने कंक्लूड किया. और पता है ये बात मतलब बहुत ही थॉटफुल बात है कि ये जो थॉट है ये बहुत ही रैंडम आ गया था. मतलब क्लास में वो एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे तो उन्होंने स्टूडेंट से पूछा था कि व्हाट माइट बी द रीजन कि ये कंपास का नीडल मतलब बहुत ज्यादा डेविएट हो रहा है. तो एक स्टूडेंट ने ही बोला था सर अब कुछ और तो है नहीं, इधर कंपास खराब है. तो उन्होंने कहा नहीं यार कंपास जो है वो सही है, मतलब
स्कूल का जो बजट है वो अच्छा है, नए कंपास यूज कर रहे हैं, मतलब कंपास सही है। तो फिर स्टूडेंट ने बोला कि सर फिर करंट कुछ कर रही होगी, मे बी करंट वगैरह कुछ मैग्नेट जैसा फील दिला रही होगी, इसलिए ये वाइब्रेट हो रहा है। अब बच्चों को ज्यादा पता नहीं होता है, बट हाँ स्टूडेंट ने एक हिंट दिया और उस पर फिर ऑर्स्टेड ने रिसर्च किया और बाद में अपने 2 बेसिक लॉज लेके आए जो हमें सीखने हैं। तो यार ओरिजिन समझ में आया कि ऑर्स्टेड को आइडिया कैसे लगा। एक अच्छे स्टूडेंट ने हिंट किया, ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट ने हिंट किया हुआ था, तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, इस फिगर को देखेंगे हम। यार इस पूरे चैप्टर में ना, इस पूरे चैप्टर में फिगर समझना बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। मतलब क्या, जैसे अब ये फिगर है और इस फिगर में मैंने एक ऐसे रेक्टेंगल बना दिया है। जब भी कभी रेक्टेंगल ऐसे बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं दैट दिस रेक्टेंगल इज इन प्लेन। सपोज ये मेरा लैपटॉप है, उसके प्लेन पर ये पेपर रखा हुआ है, इसे बोलते हैं इन प्लेन। लेकिन अगर ये रेक्टेंगल मैं आपको इस तरीके से बना दूं, इसका मतलब मेरे कहने का पर्पस ये है कि ये देखने में आपको रेक्टेंगल नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन इसके स्लैंट बनाने का मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस प्लेन के कैसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो पहले जो मैंने फ्लैट बनाया मतलब स्ट्रेट, ऐसे फ्लैट इस सरफेस पे रखा हुआ है वो, ठीक, सपोज ये पेपर है और ये फ्लैट इस सरफेस पे रखा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो सरफेस है इस पर ये पेपर ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है, क्रॉस। ये चीज क्लियर है या नहीं कि इसका मतलब क्या होता है ऐसे रेक्टेंगल शेप बनाने का। तो 2 चीजें यहाँ पर क्लियर रखनी है, मैं फिर से बताता हूँ। चले इस बार, अगर मैंने ऐसे रेक्टेंगल बनाया, इसका मतलब ये रेक्टेंगल कहाँ पर है, इन प्लेन है। कैसा, इन प्लेन। इन प्लेन। और मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, एक्स वाई एक्सिस। तो ये किस प्लेन में रखा है, एक्स वाई। और अगर मैंने ऐसे स्लैंट एक्सिस दी तो इसे बोलते हैं जेड एक्सिस। क्लियर। तो अब अगर मुझे जेड एक्सिस में प्लेन बनाना है तो मैं कुछ इस तरीके से स्लैंट सरफेस बनाऊंगा ये। तो अगर मैंने ऐसा सरफेस बनाया हुआ है, इसका मतलब कैसा रखा हुआ है, ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है एक्स जेड प्लेन में। समझ आया या नहीं। हाँ। पक्का यार, ये फिगर दोनों सबको क्लियर है। यस अच्छा, सेम चीज सर्किल के साथ होगा। अगर मैंने ऐसा सर्किल बना दिया है, इसका मतलब ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ बनाया हुआ है, ऐसा रिंग टाइप जो कि ओवल शेप लग रहा है, तो एक्चुअली ये ओवल शेप बनाने का पर्पज ये है, ये बताना कि ये किस प्लेन में है। तो एक्चुअली ये इस वाले प्लेन में है। मतलब अगर मैं ऐसे देखूं तो ये कौन सा प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया। सबको दिखा या नहीं। हाँ तो सर। ये 2D और 3D का रिप्रेजेंटेशन है जो आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा। अगर रेक्टेंगल ऐसे बना है मतलब क्या है, 2D है, जो प्लेन दिख रहा है वहीं पर है। अगर रिंग ऐसे बनी है मतलब कैसे रखी है, प्लेन में, 2D। अगर मैंने रेक्टेंगल ऐसे बनाया, इसका मतलब क्या है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है। और रिंग अगर ऐसे बनाया हुआ है मतलब ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर इन एंड आउट रखा हुआ है। ये सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं बताएं, क्योंकि अगर ये नहीं क्लियर होंगी तो आगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे कि सर ये ड्राइंग कैसे बनानी है। सर थोड़ी देर रुको, 1 मिनट वो नोट करते। नहीं नहीं चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में मैं दूंगा ये, ठीक है। जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और बाकी मैं नोट्स में इसे फिर से ड्रॉ करके दूंगा। तो आप समझे, यहाँ पर देखें, उन्होंने क्या किया, एक वायर ले ली विदाउट कवर, मतलब सिर्फ क्या ले ली, एक मेटेलिक वायर, ठीक। और देखो मैंने रेक्टेंगल ऐसे बनाया हुआ है, मतलब ये रेक्टेंगल क्या ऐसे रखा हुआ है क्या, फ्लैट, नहीं, परपेंडिकुलर रखो। परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इसका मतलब यार मैं समझाता हूँ, ये कुछ ऐसा है कि ये सरफेस है, अगर मैं बात करूँ ये सरफेस है, और जो वायर है वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर है, इसको ऐसे पेपर से पेनेट्रेट करके जा रही है। समझ आया कि नहीं यार। यस।
तो Yes, sir. वो जो Yes, sir. पेपर है उसको ऐसे Yes, sir. बनाया हुआ है। ओके ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने, पेपर में आयरन की फिलिंग्स डाल दी, छोटे छोटे, मतलब ये बोल सकते हैं आयरन डस्ट। जैसे नॉर्मल डस्ट होता है ना, वुड का भी डस्ट होता है। आपने बहुत टाइम अगर वुड का कारपेंटिंग का काम चल रहा है तो आपने देखा होगा वुड का एकदम डस्ट टाइप का पार्ट आ जाता है। वैसे उन्होंने आयरन डस्ट या बोल सकते हैं आयरन फिलिंग्स, छोटे छोटे आयरन के पीसेस रख दिए। अब उन्होंने क्या नोटिस किया कि जैसे उन्होंने बैटरी से कनेक्ट की इस वायर को और करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, तो ये वायर में जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, उन्होंने देखा कि ये आयरन फिलिंग्स जो कि रैंडम रखी थी वो एक शेप कैरी करने लगती है, और वो शेप होते हैं सर्कल्स। क्लियर? पर ऐसा कैसे रखें? हम बता रहे हैं। तो ये पहले ऑब्जर्वेशन है, ये उनका क्या है, ऑब्जर्वेशन है। मतलब मैं फिर से दिखाता हूँ। ऐसा हुआ कि सपोज ये उन्होंने बैक हैंड ये लिया हुआ है एक पेपर, और उसके ऊपर बहुत सारे आयरन फिलिंग्स रख दिए। क्लियर? अब यहाँ पर उन्होंने एक वायर लगाई और इस वायर को क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट। समझा? Yes, sir. अब जब इसमें करंट पास होगी तो क्या नोटिस किया कि यहाँ पर जो रैंडम आयरन रखा था वो सर्कुलर रिंग्स बना लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता है कि आयरन फिलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगी। ये तो सबको क्लियर है ना? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि इस पेपर पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है ड्यू टू दिस करंट, और वो कैसा शेप कैरी कर रही है, Circle. सर्कल। तो फिर उन्होंने इसको एज अ लॉ समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि जब भी आप एक प्लेन वायर, एक स्ट्रेट वायर कैरी करोगे तो उसके पास जैसे ही करंट पास होगी तो उसके पास क्या आ जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। सिंबल क्या यूज किया था हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बी। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सर्कुलर। अब नोटिस करना, अगर मैं ऐसा सर्कल बनाता हूं, मतलब ये प्लेन में है, और अगर मैंने ऐसा सर्कुलर बनाया, इसका मतलब ये क्या है, ये प्लेन कैसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है, Perpendicular वायर है। y ऐसे। एक्सिस को परपेंडिकुलर। समझा ना? हम्म। अच्छा, अब यार बी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए। बट क्या सर्किल बस कह देने से डायरेक्शन पता चली क्या? नहीं, मे बी ये इस तरफ भी हो सकता है और मे बी इधर भी हो सकता है ना। तो उन्होंने रूल बनाना स्टार्ट किया पहला, कि जब भी अगर हम स्ट्रेट वायर में करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी जनरेट होगी, Circular. Circular. अब उन्होंने क्या किया, अब ये हटा दिया, आयरन फिलिंग क्या कर दी, हटा दी। अब यहाँ पर क्या लेके आए, कंपास। काम की चीज आ गई ना। कंपास हमेशा किस तरफ एरो करता है अपना, नीडल, North की तरफ. North की नॉर्थ तरफ. की तरफ। ठीक है, अगर किसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, नॉर्थ क्यों हाँ. करता है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ। अगर किसी मैग्नेट के पास रखा तो किस तरफ पॉइंट करेगा, तो उसकी जहाँ पे वो Magnetic field की तरफ. मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक वहाँ फील्ड। पे. तो पता चल जाएगा ना, अगर नीडल इस तरफ टिल्ट हुई मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, और अगर नीडल अपोजिट आई मतलब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स घूम रही है। समझा कि नहीं? तो हाँ पहली सर. चीज उन्होंने क्या कंक्लूड की, ऑर्स्टेड ने, स्ट्रेट वायर के लिए Circular. स्ट्रेट मैग्नेटिक वायर है फील्ड तो सर्कुलर है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी. स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर। और फिर मैग्नेटिक कंपास यूज करके क्या बताया, Direction of magnet. डायरेक्शंस. डायरेक्शन। अब क्या बताया कि यार अब उन्हें पता है कि यार स्टूडेंट लोग हैं, उन्हें ज्यादा दिमाग लगाने को बोलोगे तो टेंशन में आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो एक रूल बना देते हैं। उन्होंने अपना चेक किया डायरेक्शन, कई बार एक्सपेरिमेंट किया और एकदम एक थंब रूल निकल के आया। थंब रूल मतलब एक्चुअल थंब रूल है वो। थंब रूल कैसा रहेगा, उन्होंने बताया कि मेरे एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया वो कैसा आया, कि अगर मैं करंट, ये वायर स्ट्रेट है, अगर मैं थंब को इस स्ट्रेट वायर की तरफ, और कौन सा राइट हैंड यूज कर रहा हूं, अगर मैं अपने राइट हैंड के थंब को वायर की तरफ रखूंगा तो जिस तरफ मेरे फिंगर्स कर लोगे वो डायरेक्शन आएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो उन्होंने बताया कि अगर आपने राइट हैंड का थंब इस तरफ रखा तो फिंगर्स किस तरफ कर लोगी, अगर थंब अपवर्ड है तो फिंगर्स जिस तरीके से इसने शो किया है वैसा, मतलब हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा सोचो कि करंट इसमें कैसे जा रही हो, डाउनवर्ड। Downward. थंब डाउनवर्ड्स. आपको डाउनवर्ड लेके आना पड़ेगा,
तो कर्ल ऑफ फिंगर्स इन से आउट तरफ आएगा हाँ ना, मतलब इसके अपोजिट आएगा। इसका मतलब मतलब ऐसे clockwise। आएगा, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक समझा? तो इसे उन्होंने एज अ रूल बता दिया कि लर्न कर लो यार, क्यों बार बार आप टेंशन करके रखोगे। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया आ गया क्या, अगर आई अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लियर, क्लॉकवाइज। तो इसे हमने किस रूल से समझा, इसे समझा राइट हैंड थंब रूल। क्या, राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, बहुत ही सिंपल है। क्या, सर मतलब अगर अपवर्ड्स की तरफ अगर हम हमारा थंब रखेंगे तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, सॉरी एंटी एंटी क्लॉकवाइज मूव क्लॉकवाइज, करेगा, हाँ, और डाउनवर्ड करेंगे तो क्लॉकवाइज मूव तो करेगा। क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो करंट अगर अपवर्ड जा रही है तो डेफिनेटली करंट कैसे मूव हो रही है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, अंदर की तरफ जा रही है। और अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर की तरफ आएगी, क्लॉकवाइज आएगी। ओके, तो होल्ड योर थंब अलोंग द करंट, देन द कर्ल ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं। So when we use our right hand, hold the thumb along the current, then the curl of fingers will give the direction of magnetic field. तो ये चीज किसने बताई, ऑर्स्टेड ने। यहाँ तक किसी को कोई डाउट रिलेटेड टू द सर उसे मैग्नेटिक करंट फील्ड नहीं ऑफ, लगा, मतलब वो थंब उस करंट। अरे होल्ड इन द डायरेक्शन, डजंट होल्ड द वायर, ऐसे वायर नहीं पकड़ टच लेना। नहीं किया ना। ये देखो ना यार, टच नहीं करना, ठीक है ना हाँ। ऋषदीप, टच नहीं कर लेना है। ओके चलो, अब एक नई चीज पढ़ेंगे। क्या कि यार पता है बार बार ऐसा 3D फिगर बनाना, इन एंड आउट फिगर बनाने में कंफ्यूजन बहुत आएगा आपको। मैं बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज है ये फिगर, और ये फिगर कैसा है, क्लॉकवाइज। तो कुछ स्टूडेंट लोग बोलेंगे नहीं सर अभी समझ नहीं आ रहा कि ये क्लॉकवाइज है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर उसने बोल दिया किसी स्टूडेंट ने नहीं सर नहीं समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ। सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ठीक है, वायर अगर अप है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, और अगर वायर में करंट डाउन जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इसे दिखाने का एक और तरीका है। क्या, हम दो सिंबल्स यूज करने वाले हैं, और ये पूरे चैप्टर में ये दो सिंबल्स बहुत ज्यादा डिटेल में यूज होने वाले हैं। क्या है वो दो सिंबल्स? नंबर 1, जब भी मुझे अबव द प्लेन ऑफ पेपर दिखाना होगा, मतलब ये मेरा पेपर है, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये पेपर है। अगर मुझे इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर अप, मतलब अगर मैं बोलूं ये स्क्रीन है और मुझे मेरे साइड परपेंडिकुलर अप चाहिए, तो मैं सिंबल क्या यूज करूंगा, एक डॉट इनसाइड द सर्किल। क्या, डॉट इनसाइड द सर्किल। ये डायरेक्शन क्या बताता है, परपेंडिकुलर अप। और क्रॉस इनसाइड द सर्किल क्या बताता है, मतलब इस सरफेस के अंदर की हाँ। तरफ। परपेंडिकुलर एंड तो इसे एक्स वाई जेड से समझते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड आप लोग जानते हो, ये एक्स है, ये वाई है, और जेड इन होती है आउट होती है, आउट होती है ना। आउट होती है, आउट ये जेड। अब अगर मैंने ये एक्स वाई प्लेन एक बनाया, और इस एक्स वाई प्लेन में मैंने एक ऐसे क्रॉस बनाया, बताओ ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जेड को माइनस जेड को? माइनस जेड। माइनस जेड। माइनस जेड, क्योंकि क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर इन। ऐसा फील करो कि जैसे हैमर नहीं हिट करते हैं ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही लेम सा लॉजिक है, बट याद करने के लिए काफी है, वरना बाद में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या अप है क्या डाउन है। क्रॉस मतलब कुछ हैमर टाइप है जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है यार, कि चलो ये क्या है, इन टू द प्लेन मतलब जेड माइनस जेड। और अगर ऐसे डॉट बना है तो जेड। तो ये डॉट मतलब जेड को बाहर बाहर आ की रहा है तरफ। ऐसे। क्लियर ना? हम्म। ठीक है, तो ये दो सिंबल अपन आगे बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये एक्स है ये वाई है। अगर मैंने ऐसे डॉट लगा दिया ऐसे, मतलब ये किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, सर बाहर की माइनस तरफ। जेड को ना, जेड जेड।
ये डॉट बना है ना, माइनस Z। अरे आराम से, डॉट मतलब परपेंडिकुलर अप ना, Z पॉजिटिव पॉजिटिव जेड। अगर क्रॉस बनाता तो क्या होता फिर वो नेगेटिव Z। नेगेटिव जेड। समझा या नहीं यार? हाँ अच्छा, अब इसी चीज को जो ये मैंने सर्कल्स बनाए थे यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, इनको मैं सिंपल वे पे भी दिखा सकता हूँ। कैसे? सोचो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? अगर वायर में करंट कहाँ जा रही है? अप, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर इस फिगर से नहीं समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छा फीलिंग है। अगर मैं वायर के राइट साइड में देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? प्लेन के इनटू जा रही होगी ना। बताओ, अगर आप वायर के राइट साइड में देखोगे, करंट ऊपर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक मतलब क्या होगा? राइट साइड पे कहाँ जा रही अंदर जा होगी? रही है। अंदर जा रही है। तो राइट साइड पे अगर देखोगे तो कैसे रिप्रेजेंट होगी? इनटू द प्लेन। और राइट ऐसे साइड जाएगी से और देखेंगे तो ना, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, हम फ्रंट से, हम फ्रंट से देखेंगे तो राइट में ऐसे इनटू जाएगी और लेफ्ट की तरफ से वापस आ जाएगी बाहर की तरफ। यही तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज नेचर को शो कर रहा है। हाँ। समझा या नहीं? यहाँ से करंट अंदर गई और यहाँ से बाहर आ गई। ओके, करंट अंदर गई और यहाँ से बाहर आ गई। तो ये दो सिंबल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ दैट रिंग हम ये सिंबल भी बना सकते हैं। क्लियर या नहीं यार रिलेटेड टू दिस सिंबल? हाँ सर समझ। ठीक है, तो इसका मतलब करंट अप एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को कैसे रिप्रेजेंट किया? राइट साइड पे इनटू द प्लेन और लेफ्ट साइड पे बाहर की तरफ। क्लियर ना? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, पहले तो उन्होंने स्ट्रेट वायर को ऑब्जर्व किया। क्या किया? स्ट्रेट वायर को। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिख रही थी? सर्कुलर। सर्कुलर। अब उसने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या कर लिया? क्या यूज किया? सर्कुलर वायर। क्या यूज किया? सर्कुलर वायर। तो समझे, ऑर्स्टर ने सर्कुलर वायर को कैसे रिप्रेजेंट किया? तो फिर से वही, एक प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर लिया और इस पर एक रिंग ऐसे लगा दी। क्या लगा दी? कैसे? सर्कुलर वायर। बट यार डेफिनेटली सर्कुलर वायर है तो ऐसे नीचे जाके ऐसे पूरी आएगी ना। हाँ। समझ आया कि नहीं मैंने क्या बनाया यहाँ पर? यस सर। इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एक रिंग ले ली, ठीक, और यहाँ से थोड़ी सी से कट कर दी। तो यहाँ से और इसके नीचे की तरफ से, जो कि दिख नहीं रहा प्लेन में, वो पीछे की तरफ है, उससे क्या कर दी? एक कनेक्ट कर दी बैटरी। तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी इस तरीके से। यॉस्टर्ट का एक्सपेरिमेंट समझा रहा है। दो एक्सपेरिमेंट है उनके। एक एक किसके लिए? स्ट्रेट वायर के लिए फील्ड कैसी होती है? सर्कुलर। 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 अब उन्होंने सर्कुलर वायर लेके फील्ड चेक करने का ट्राई किया। तो पहले उन्होंने आयरन फिलिंग कलेक्ट की और फिर उसके बाद कंपास रख के चेक किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आयरन फिलिंग रख देंगे इस प्लेन में तो कैसा दिखेगा। तो उन्होंने देखा तो आयरन फिलिंग वो कुछ इस तरीके का शेप ले रही थी, सेंटर पर एकदम नियरली स्ट्रेट थी और फिर यहाँ पर ऐसे कर्व बन रहे थे बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। इस तरीके के कर्व बन रहे थे ऐसे। अब ये मत बोलना ये सर नीचे आ गया गिर जाएगा आयरन फिलिंग, ये मैं इरेज कर देता हूँ, गिर नहीं रहा है, प्लेन ऑफ पेपर में। ये समझा या नहीं बताएं? यस। तो इसका मतलब कुछ ऐसा फील आया कि अब मैं 3D में आपको बना के बताता हूँ। यही रिंग अभी ये मैंने 2D में बनाई है, देख रहे हो रिंग ऐसे बनाई है, अब मैंने रिंग को ऐसे रखी 3D में। क्लियर? तो क्या देखने को मिला? उन्हें ये देखने को मिला कि इसके सेंटर पर फील्ड नियरली कैसी है? स्ट्रेट। स्ट्रेट। बाकी ऊपर जाने पर ऐसे कर्व पे टर्न होती जा रही है और बहुत क्लोज देखोगे तो ऐसे लूप बना रही है। समझ आया या नहीं? और ये फिगर आपको बनाना होता है, एनसीईआरटी में बना होता है। ये जो सेकंड वाला फिगर बनाया मैंने 3D वाला, ऊपर वाला भी रहता है, आयरन फिलिंग्स वाला भी रहता है। तो ये है एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ और ये उसका क्या है,
रिजल्ट। दोनों बातें समझ आई कि नहीं? तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? सर्कुलर। और एक सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? Straight. स्ट्रेट। समझा या नहीं? बाकी जगह थी क्या स्ट्रेट? नहीं, सिर्फ सेंटर पे थी, ठीक है ना? हाँ अब नंबर 2, अब उसे क्या चेक करना पड़ेगा? कंपास लेके डायरेक्शन। तो कंपास Direction. लेके उसने डायरेक्शन फाइंड करना देखा, और जब डायरेक्शन फाइंड किया तो उसे एक बात समझ में आई कि यार ऐसा हो रहा है कि फीलिंग यही है। आप एक छोटा सा पीस उठा लो, ये भी तो वायर ही है ना, इसलिए ये यहाँ पर सर्किल जैसी फील दे रहा है। अब देखना, मैं आपसे कह रहा हूं कि रिंग में करंट कैसी है। लेट्स से इस रिंग में करंट है क्लॉकवाइज, मतलब इस तरफ। तो अगर टॉप पे देखोगे तो करंट ऐसे जा रही होगी ना, हाँ करंट इस तरीके से जा रही होगी, इस तरीके से ऊपर की तरफ से अंदर। अब आप अगर उस वायर को होल्ड करोगे अलोंग थंब, तो आप इस रिंग में करंट फाइंड कर सकते हो ना। सॉरी, रिंग की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग विद दिस करंट। तो उन्होंने जब देखा तो दोनों सिनेरियो मैच कर रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरा रूल बना दिया। उन्होंने क्या बोला कि मेरा जो राइट हैंड थंब रूल है, कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। वो दोनों सिनेरियो में काम करता है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब अगर थंब के लॉन्ग करंट रखोगे तो कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या देंगी? Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ये हुआ थंब और ये हुआ कर्ल ऑफ फिंगर्स। क्लियर? अब उल्टा कर दो, कर्ल ऑफ फिंगर्स में रख दो करंट, तो जो थंब होगा वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देगा। समझे या नहीं? यस ऑर्स्टेड का रूल इसलिए एकदम परफेक्ट हो गया, क्या उसने दोनों चीजें बता दी, चाहे स्विच कर लो आंसर वही आएगा। तो देखो अब मैं समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है? ये मैं आगे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, ये मैं इरेज करके आपको पहले समझाता हूँ कि देखो क्या आंसर आएगा। देखना, मैंने बना दी रिंग इस तरीके की। क्या बना दी? ये रिंग। ये 2D में है, 3D में रिंग? चलो 3D पहले में। 2D देखते हैं, पहले 2D देखते हैं। ये रिंग है 2D में, इसमें करंट जा रही है कैसे? क्लॉकवाइज। 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 तो बेटा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इनटू या आउट? दो ही आंसर है, बताओ। कर्ल को करो अलोंग इनटू द करंट, क्रॉस। हम इनटू आएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर आएंगे। अंदर की तरफ। और अगर करंट कैसी कर दी? एंटी आउट ऑफ क्लॉकवाइज। द एंटी प्लेन। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब फिंगर्स का कर ले ऐसे, तो थंब आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। तो बेटा यही तो थोड़ी देर पहले समझाया था कि करंट अगर ऐसे स्ट्रेट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, बताया था ना। तो इस तरीके से दोनों चीजें रिलेट हो जाती हैं। 3D वाला मैं आगे समझाता हूँ, पहले बताएं 2D से रूल समझ आया? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल करंट वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड को स्विच करके भी काम में आ सकता है। ऑर्स्टेड के ये दोनों फिगर समझ में आए आयरन फिलिंग के साथ? नहीं। हाँ, ये फिगर नहीं समझ आया? किसे नहीं समझ आया यार? इज देयर एनीवन जिसको ये दोनों फिगर्स नहीं आए? बिकॉज ये आपको 10th बोर्ड्स में भी ड्रॉ करने होते हैं। ऑल्दो सीबीएसई वालों के लिए नई न्यूज आ गई है, उनको सेमेस्टर टाइप एग्जाम होगा, पहला वाला एमसीक्यू होगा। तो बेटा एमसीक्यू की तो बहुत हैबिट हो गई है तुम लोग को, हाँ यस। यस है ना? बाकी लिखने की प्रैक्टिस अपन सेकंड सेमेस्टर में कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना किसी चीज हाँ का। हाँ, पहला तो पूरा एमसीक्यू होने वाला है। एमसीक्यू होने वाला है, तो बगल वाले के एमसीक्यूज नहीं कॉपी कर रहे हैं, हाँ अपने उसका वाले ही गलत हो कर रहे सकता है हैं। ना। बगल वाले के भी गलत ही रहते हैं, ठीक है? तो अपने पे भरोसा करना है। हाँ, चल एक बार फिर से ये फिगर्स फिर से समझाता हूँ यार। पहला उन्होंने क्या किया, एक ऐसे रिंग लिया हुआ, पेन पेपर पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, उस पे आयरन फिलिंग डाली है, तो बस आपको ये ड्राइंग बनानी है।
समझा कि नहीं यार? ये सर पेपर मतलब बनाना है। इन्होंने पेपर ऐसे 3D में कैसे रखा है? 3D में मतलब वही है यार, या तो पेपर ऐसे रख दो, तब रिंग कैसे दिखाओगे? रिंग तो ऐसे इन आउट आ रही होगी ना, रिंग का कर्वेचर बाहर आएगा और फिर अंदर जाएगा, दिखाई नहीं पाओगे ना, इसलिए हाँ। पेपर को स्लैंट रख दिया है, ऐसा टेबल टाइप समझो ना यार। रुको टेबल बना लेता हूँ मैं, पता नहीं ज्यादा अच्छी टेबल तो नहीं बना पाता, बट ऐसा कुछ समझ लो। ये टेबल है, अब लूप साइड से देखोगे तो ये लूप हाफ इन है, हाफ नीचे की तरफ है, समझ आया? ऐसा सर्किल टेबल पे, और यहाँ पर टेबल पर आयरन फिलिंग्स रख दी, समझा ना? हाँ Yes. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे एग्जाम्पल वाइज और समझाते जाएंगे, अभी बहुत सारे केसेस देखेंगे इसके। बट पहले मेन बेसिक थीम कि अगर जब आप रिवीजन कर रहे हो तो दो चीजें ध्यान देनी है। क्या? ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट की दो बातें मेन, जब करंट अप तो मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज, करंट डाउन तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। करंट अगर क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, इनटू द इनटू द प्लेन, प्लेन, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। बस ये दो बातें बताई, समझा कि नहीं? ये पूरा फाइनल कंक्लूजन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर करंट स्ट्रेट है सो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, और अगर करंट सर्कुलर है सो एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? Straight. ठीक, तो उन्होंने ये बताया कि जो अपना राइट हैंड रूल है उसे अब हम क्या कर सकते हैं? स्विच कर सकते हैं। पहले क्या था? करंट के लॉन्ग थंब था और कर्ल था मैग्नेटिक फील्ड, अब उल्टा कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड थंब के लॉन्ग आएगी अगर हम कर्ल की तरफ क्या रखें? करंट। तो ये एक सोलेनॉइड बना हुआ है, आगे अपन इसको डिस्कस करेंगे आगे कि इसमें करंट किस तरफ जाएगी तो फिर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या आएगी। आइडिया समझ आया कि नहीं? ऑस्टेड ने क्या बताया कि दोनों को स्विच कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, तो ये फिगर यार हमने बना दिया यहाँ पर, आई गेस फिगर सबको समझ आ गया है। आयरन फिलिंग्स का शेप कैसा होगा ये भी सबको समझ आ गया है। इसी चीज को मैंने 2D में भी बनाकर बताया हुआ है कि अगर मैंने लूप को किस प्लेन में रखा XY. XY, और करंट की कैसे? एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो Anti-clockwise. उनकी आउट डायरेक्शन ऑफ क्या द आने प्लेन, वाली है? हाँ अबव out of द the प्लेन, plane. मतलब Along जेड Z. के अलॉन्ग। समझ Z आया या के नहीं? हम्म, अब अगर मैंने करंट ऐसे इस तरफ ली हुई है और प्लेन देखो कौन सा चूज किया हुआ है? YZ. वाई YZ, जेड प्लेन, तो मुझे ये y माइनस जेड प्लेन चूज किया हुआ है। क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि हमने लेट्स से क्या लिया हुआ है, y और माइनस जेड प्लेन है, करंट किस तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी Anti-clockwise, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो कहाँ जाएगा थंब? अंदर की Into इनटू द तरफ, plane. प्लेन, अंदर की तरफ। इनटू द प्लेन, इस तरीके से जाएगा, समझा? तो वो आपको बताना पड़ेगा कि इनटू द प्लेन मतलब ये कौन सी डायरेक्शन होगी, समझा या नहीं? सर ऐसे कैसे बताएंगे कौन सी होगी? मतलब माइनस आगे जेड बता रहा हूँ, एक्सिस आगे आगे समझा रहा हूँ कि कैसे जज करते हैं। पहले इनटू और आउट ऑफ द प्लेन समझ आया, हाँ, अब ये एक्स वाई कैसे स्विच होते हैं ये भी समझाता हूँ। समझे कि ये जो एक्स वाई जेड होते हैं ये खुद राइट हैंड रूल फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन टफ बनाने के लिए क्या किया जाता है? बेसिक तो अभी मैंने समझा दिया, क्या कि अगर मैंने रिंग बनाया है कहाँ? एक्स वाई में, और करंट कैसे है? Clockwise. क्लॉकवाइज, तो बताओ आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगी? आउट या इन? In. इन, सबको समझ आया ना? इन आएगी मतलब किस तरफ? Minus Z. माइनस Z की तरफ। अब क्या करेगा? अब चीजें बदलेगा, थोड़ा सा एक्सिस बदल ली, फिगर में ही आपको क्या बना के दिया? Minus Z. y माइनस जेड। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आंसर क्या आएगा, ऐसा इनटू द प्लेन, और बट आपको समझना है कि ये डायरेक्शन कौन सी है। तो ये डायरेक्शन समझने के लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करते हैं। ये डायरेक्शन खुद क्या फॉलो करती हैं?
थंब रूल। थंब रूल हम बोल मतलब अगर आप x to y कर्ल करोगे फिंगर तो किस तरफ थंब आएगा? माइनस z की तरफ। क्लियर? तो अगर y to x करोगे तो फिर किस तरफ आएगा? X. माइनस z की तरफ। आराम से ऐसे समझते हैं। रुको रुको फिर से इस लाइन को पहले अलग तरीके से डील करते हैं। सुने थोड़ा सा। क्या ये x है ये y है। अगर मैं x to y फिंगर्स कर्ल करूं तो थंब किधर आएगा? बताओ। x to y फिंगर्स कर्ल कर रहा हूं मतलब एंटी क्लॉकवाइज आउट कर ऑफ रहा द हूं। प्लेन प्लस जेड। आउट ऑफ द प्लेन z आएगा या नहीं? हाँ इसका मतलब क्या हुआ? x y z खुद क्या फॉलो करते हैं? थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल फॉलो करते हैं x y z। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि अब मैं अपना थंब का किस प्लेन में कर्ल करने वाला हूं? y से z में। तो जरा फील करके देखो अगर आप y से z करोगे तो नेक्स्ट क्या आएगा? एक्स x आएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इनका बना लो क्या एक सर्किल। क्या सर्कल बना लो? बनाएंगे तो अच्छा होगा। सर्किल बनाएंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। ये हुआ x ये हुआ y ये हुआ z और ये हमेशा क्या रूल फॉलो करेंगे? क्लॉकवाइज। मतलब अगर आप आंसर x to y काउंट करोगे तो आंसर क्या आएगा? जेड z। क्या आएगा? z। प्लस अगर आप y to z जाओगे आंसर तो आएगा आंसर क्या आएगा? X. आंसर एक्स आएगा। x आएगा कि नहीं? तो राइट हैंड रूल को आप बहुत ही कॉमन तरीके से ले सकते हो। किसी से भी ट्रेवल करो नेक्स्ट वाला होगा आपका आंसर। तो अगर क्लॉकवाइज नहीं हो आप उल्टा ट्रेवल करोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर मैं y to z नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं मुझे z to y टर्न करना है। क्या करना है? फिर एक्स आएगा फिर से। z to y टर्न करना है नहीं -X. माइनस तब एक्स आएगा। ये इधर वाला होगा। तो अगर आप क्लॉकवाइज फॉलो करेंगे सर्किल को तो प्लस आंसर आएगा और एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करेंगे तो माइनस आएगा। तो ये 3D को मैंने सिंप्लीफाइड वे पे समझाने का ट्राई किया है। तो दो चीजें हैं। एक तो आप पहले समझ लो और फिर लर्न कर लो क्योंकि अगर लर्न करोगे तो एग्जाम में गलत कभी नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है? तो पहले मैं फिर से समझाता हूँ फिर मैं लर्निंग कैसे करना है वो समझाता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये समझ आया या नहीं? पहले आराम से देखिए। जब मैंने x to y थंब को कर्ल किया राइट हैंड रूल समझा रहा हूं। जब मैंने x to y को थंब को कर्ल किया सॉरी फिंगर्स को कर्ल किया तो थंब आउट आएगा मतलब किधर आएगा? z। जेड अब जब मैंने y to z कर्ल किया थंब को y to z ऐसा एंटी क्लॉकवाइज किया तो बाहर की तरफ आएगा ना थंब ऐसा। हाँ। x समझा कि नहीं? तो अगर मैं z to y कर्ल करूंगा ऐसा तो पीछे की तरफ जाएगा ना फिर थंब। हाँ तो अंदर ऐसे। माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड थंब रूल कैन बी अंडरस्टूड बाय क्लॉकवाइज सिनेरियो। क्या अगर आप किन्हीं दो लेटर्स को क्लॉकवाइज में लोगे तो आंसर आएगा क्या? पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में लोगे तो आंसर नेगेटिव। नेगेटिव। तो अगर आप x to y जाओगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस z। अगर आप y to z जा रहे हो तो आंसर आएगा प्लस x। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाने लग गए कैसे? एक्स टू जेड x to z तो आंसर आएगा माइनस माइनस। समझा कि नहीं? तो ऐसा पूरा हाँ। हर एक्सिस में हैंड घुमाने की जरूरत नहीं है। आप इस रूल से भी लर्न कर सकते हो। ओके बाकी हैंड से भी इतना टफ नहीं है। हाँ सर हैंड से इजी है। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अब समझना क्या कि पहले इस चीज को पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं 2D 3D में कि हैंड से क्या है और फिर बाकी क्लॉकवाइज रूल तो आपको समझ आ गया ना। एक्स वाई जेड अगर क्लॉकवाइज में रखा तो आंसर पॉजिटिव। अगर अपोजिट रखा तो आंसर Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है बट पहले फिगर से समझ लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। ठीक है फिगर देखते हैं। फिगर मैंने ये सिंपल बनाया पहले एक्स और वाई में कर्ल किया फिंगर्स तो थंब किधर आएगा? जेड। हेड की तरफ बाहर की। क्लियर? की तरफ।
अब फिगर में दिया है कि फिंगर कर्ल करो Z से Y। क्या करो? जेड से वाई। Z से Y। सर Z से Y के बाद कहाँ जाएगा वो तो इमेजिनेशन है ना। अब आपको हाँ समझ आया? तो इट्स बेटर कि आप इमेजिन मत करें, सर्किल से बना लो, ज्यादा बेटर है। हाँ यस सर। ठीक है, तो लेट से मैंने फिंगर्स कर लिखी हैं X to Y। कैसे कर लिखी हैं? एक्स टू वाई। X to Y। आंसर Z का ही आएगा, बस फिगर बनाने में अलग हो गया। इस बार X एक्सिस को कहाँ ड्रॉ किया है? 3D में, इनटू द प्लेन, और Z को इन द इन प्लेन। द प्लेन। तो ज्यादा फिगर से मत कंफ्यूज होना, बस क्वेश्चन रीड करना कि करंट किस तरफ से ड्रॉ हो रही है। तो करंट X से Y की तरफ अगर जा रही है, X से Y की तरफ, तो थंब किस तरफ जाएगा? जेड। जेड। Z की तरफ। बस इतना ध्यान देना है आपको। ओके, सर मतलब इजी है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रखे तो आंसर तीसरा ही आने वाला है, लेकिन माइनस में आएगा। माइनस में हाँ। आएगा, बस इतना सा थॉट देना है। ओके, सर अगर क्लॉकवाइज में जा रहा है तो बाहर जा रहा है ना? क्या क्लॉकवाइज में जा रहा था? वो वही है, एक्सिस पे डिपेंड आंसर करेगा ना वही कि आएगा कौन सा लेकिन प्लेन। पॉजिटिव आएगा। हाँ प्लस पॉजिटिव में आएगा। आएगा। तीसरा क्लॉकवाइज में पॉजिटिव प्लस आएगा, में। एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव आएगा। बस इतना छोटा सा रूल है। उसको ड्रॉ कैसे करना है ये मैंने यहाँ पर बनाया। अगर आप 2D में बनाओगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? X to Y ना। हाँ तो आंसर Z, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये हुआ 2D। 3D में अगर बनाना है तो Z को इधर बनाते हैं और X को अंदर बनाते हैं। हाँ मतलब वो हम ये ऐसे रिंग क्यूब आ रही रहता है है ना ऐसे। खेलने वाला, उसको ऐसे यस रखा तो फिर ऐसे। यस यस, ये रिंग आ रही है X to Y की तरफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगी? Z की तरफ। जेड की तरफ। ओके, सर लेकिन माइनस जेड होगा ना उस क्राइटेरिया में, क्योंकि एंटी नहीं नहीं क्लॉकवाइज जा नहीं, रहा था। अरे ऐसे जा रहा है ना, X to Y जा रहा है, तो देखने में एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ इनका नेम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो नेम तो X to Y जा रहा है ना, अभी तो क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना। इधर थोड़े ना देखने बोल रहा हूँ कि इधर देखो कि एंटी क्लॉकवाइज है। इधर देखना है तो फिर थंब यूज करो, कि अगर ऐसे करोगे तो थंब तो इधर ही आ रहा है ना। हाँ ठीक है, ये है, आपको फिगर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये सर्किल का जो रूल है ये किस लिए है? फिगर भी ड्रॉ नहीं करना, आप जस्ट रीड करके डायरेक्ट है। आंसर कर दो। ओके, तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड समझाई है कि एक सर्कुलर की एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखती है। तो ये सर्कुलर रिंग है और इसकी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इधर। कब? अगर करंट है एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो किस तरफ होगा थंब? राइट वर्ड। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यार मुझे एक ऑलरेडी पता है, एक मैग्नेट में फील्ड किस तरफ से स्टार्ट होती है? साउथ। हे, नॉर्थ नॉर्थ। से नॉर्थ। शुरू होती है और साउथ में साउथ। खत्म होती है, और ये अंदर आउटसाइड साउथ है। टू नॉर्थ जाती है। यस, वेरी गुड। तो ये सिनेरियो है अपना। ओके ना? तो इसका मतलब यार अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर से जा रही है और मुझे पता है कि ये इधर वापस रिटर्न आने वाली है पीछे की तरफ से ऐसे, तो इसका मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये वाला एंड नॉर्थ और ये वाला एंड साउथ काम कर रहा है? बताए। सर हाँ, रख सकते। सर लेकिन एग्जैक्टली भी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि यानी साउथ टू नॉर्थ जब मैग्नेट के अंदर से जाता है तब ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है, लेकिन यहाँ लाइंस बेंट है थोड़ी सी। हाँ हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया सेंटर लाइन और ये हो गई ऊपर के सेक्शंस। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है हमारे लिए काम का, कि ये सेंटर लाइन हो गई जो एकदम मेन एक्सिस की फीलिंग दे रही है, और बाकी इतनी पूरी जो हाइट है ये मैग्नेट की छोटी सी हाइट को कवर अप कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से एक बहुत बड़ी डिस्कवरी निकल के आई। क्या? कि जरूरत पड़ने पे एक लूप किसका काम कर सकता है? मैग्नेट। छोटे से मैग्नेट का काम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या करें यार, और लूप लेके आते हैं। सपोज ऐसे 2-3 लूप लगा डालें, तब क्या जैसे होगा? रियोस्टेट में था। हाँ, तो इसका मतलब चलो बहुत सारे लूप लगाते हैं। तो पहले मैं 2 लूप लगा के दिखाता हूँ। दोनों में करंट कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज।
तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी फॉरवर्ड और इसकी भी। फॉरवर्ड। अच्छा, टॉप पे क्या होगा? टॉप पे हो रहा होगा इसकी ऐसे जाएगी, इसकी भी ऐसे जाएगी, फिर इसकी ऐसे जाएगी। बट मैंने क्या बताया, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो रिटर्न जरूर आएगी, आएगी कि नहीं? हाँ हाँ तो एक इंस्टेंट पे देखो कि यहाँ पर ये रिटर्न आ रही होगी, बट उस समय इसकी वाली ऐसे आगे भी तो जा रही होगी ना। हाँ इसका मतलब कि एक आगे की तरफ जा रही है और एक इस तरफ आ रही है, दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या हो जाने वाला है? यहाँ पर मिक्सअप हो जाएगा ना। हाँ फील करना, फील करना, ये वाली इधर आ रही थी और ये वाली इधर ऐसे जा रही थी, तो दोनों का इफेक्ट मैच हो जाएगा ना। इसका इधर और इसका इधर, मतलब दोनों का नेट कहाँ आएगा? बीच में आएगा ना। हाँ 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 वो ओलंपिक सिंबल के जैसा। ठीक है, जला इन रिंग के ऊपर चलते हैं। इन रिंग के ऊपर क्या फील आएगी देखें। इन रिंग के ऊपर ये होगा, थोड़ा और अच्छे से ड्रा करता हूँ। ये रिटर्न आ रही होगी ऐसे, इधर वाली ऐसे जा रही होगी और ये रिटर्न आ रही होगी। तो रिंग के ऊपर जब भी कभी ये मिलेंगी तब क्या फीलिंग देगी? ये इधर की तरफ जा रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ। बट तो एक्चुअल में ऐसा कभी आएगा। कट नहीं कर सकती हैं। तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिलती है क्या, कि जब आप ऐसे बहुत सारे रिंग को पास में लेके आते हो ना, तो अंदर सबका रिजल्टेंट कैसे आ जाता है? सेम डायरेक्शन। और ऊपर सबका रिजल्टेंट क्या होता है? रिपेल करने लगता है। तो यहाँ पर नियरली फील्ड क्या होती है? नील बचती है। सिर्फ फील्ड कहाँ देखने को मिलती है? एंड पे। अब तो ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप आ जाता है क्या, कि अगर आप बहुत सारे कॉइल्स को मिक्स करके लगाओगे तो उस सेटअप को बोलते हैं क्या? सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड। आगे अपन स्टडी करेंगे इसे, आगे इसे स्टडी करेंगे तो देखने को मिलेगा कि इनसाइड क्या है? सारी फील्ड सेम है, हॉरिजॉन्टल है, और ऊपर जाकर नियरली कैंसिल हो जाती हैं। सोलेनॉइड बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आराम से सिंगल की बात कर लेते हैं। तो सिंगल का मतलब क्या हुआ कि एक करंट कैरिंग लूप किसके जैसा बिहेव कर सकता है? मैग्नेट मैग्नेट। मैग्नेट के जैसा। ठीक है, तो आगे के रूल्स में और ज्यादा अपन डिटेल में जाएंगे कि अगर करंट ये 3D है या 2D, सर्कल बना है मतलब 2D है। अगर करंट कैसी है? क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इनटू या आउट? बताएं, मैग्नेटिक फील्ड और अंदर जाएगी ना। इनटू। अंदर जाएगी, इनटू। मतलब ये साउथ एंड का काम करेगा या नॉर्थ एंड का? साउथ किसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है? साउथ। साउथ। ऐसे भी बोल देते हैं कि ये किसका काम करेगा? साउथ एंड का। ऐसे फील कर देते हैं, स्टाइलिश ऐसे बना देते हैं, जिससे पता चल रहा है कि करंट के डायरेक्शन में ये किसका काम करेगा? साउथ एंड का। और अगर इसमें करंट कैसी कर दें? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर नॉर्थ। जाएगी। बाहर जा रहे हैं। हाँ, तो ये स्टाइलिश एन बना सकते हो ऐसे। नॉर्थ का काम करने लगेगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इससे कहाँ आने स्टार्ट हो जाएगी? आउटवर्ड। अंदर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ आ जाता है, लेकिन इसमें अभी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हमें पहले कंक्लूड करना है कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो हमने ऑर्स्टेड के दोनों लॉजिक डिस्कस कर लिया, और कंक्लूजन क्या लेके आए? बहुत ही सिंपल सा, अगर वायर स्ट्रेट है तो करंट, सॉरी, अगर करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। सर्कुलर सर्कुलर और एंटी क्लॉक। एंटी एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अगर डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अगर करंट सर्कुलर है और क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट एट सेंटर। स्ट्रेट एट सेंटर एंड इनटू द प्लेन। और अगर करंट एंटी क्लॉक, तो फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन। ओके,
यस सर। तो ये 4 मेन क्राइटेरिया है, समझ आए या नहीं सबको? हाँ सर। तो ये था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। यार ऑर्स्टेड ने कहीं पे ऐसा वैल्यू जैसी बात बताई क्या? सिर्फ डायरेक्शन बताया है, पैटर्न बताया है, कहीं पे अमाउंट बताया क्या? 20, 30, 50 कितना होगा? नहीं। नहीं। तो आपका जो रहता है मतलब यूजुअली वो यही रहता है कि ऑर्स्टेड ने ये चीजें बताई। अब अपन किस में जाएंगे? डिटेल में जाएंगे। कहाँ? डिटेल में। डिटेल में। तो 2 साइंटिस्ट थे, जिस समय ऑर्स्टेड ने जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया वो अपना काम पे लग गए, एंड बाय द एंड ऑफ 1820 उसी टाइम पे ही उन्होंने क्या कर दी? मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन। समझा या नहीं? हाँ। 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उसकी क्या बता दी? फॉर्मूला निकाल दिया कि यार वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो उन्होंने फॉर्मूला कैसे निकाला? पहले एक चार्ज के लिए निकाला, फिर करंट के लिए निकाला, फिर सर्कुलर के लिए भी निकाल दिया। समझा या नहीं? क्योंकि करंट के अंदर तो चार्ज ही मूव हो रहा है ना। अगर मैंने एक चार्ज का निकाल लिया तो फिर मैं करंट का भी निकाल लूंगा। ओके Yes, sir. ओके। अब पॉइंट ये है कि अब हमें सीखना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्योंकि मैंने बताया कि ये सारी चीजें मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेंगी, बट कितनी करेंगी मैंने अभी तक देखा क्या? नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेक करना पड़ेगा। मैं पहले से बता देता हूँ, ये चीज क्या है? थोड़ी टफ। टफ क्यों है? क्योंकि बिल्कुल न्यू है आपके लिए, बिल्कुल नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो यार अगर नई चीजें होती हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसा डरना नहीं है, लर्न करना है। अगर आप लर्न करोगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे। ओके ना? यस। ठीक है, चले। तो पहले बेसिक आइडिया समझते हैं कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसके वजह से? मूविंग चार्ज। Moving charge. तो पहले मुझे पता तो ऑर्स्टेड ने करंट के बारे में बताया था, तो मुझे चार्ज और करंट का कुछ रिलेशन देखना पड़ेगा ना। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। करंट में मैंने बताया था, करंट हम कैसे अज्यूम करते हैं? पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाता है करंट भी उसी तरफ जाती है। उसी और अगर नेगेटिव चार्ज जिस तरफ जाता है करंट फिर अपोजिट जाती है उसके। ये याद है ना, करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है। तो ये क्लियर रहेगा। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर जाता है और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जाता है। हाँ ठीक है यार, उसका भी यहाँ जरूरत नहीं है। पॉजिटिव का जो डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है? direction of current. बट जो नेगेटिव की डायरेक्शन है वो करंट के Opposite. अपोजिट है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इससे रिलेट कराना सिखाता हूँ ऑर्स्टेड वाले से। सोचो एक पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेट जा रहा है, बताओ इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ जाएगी? अगर ये स्ट्रेट जा रहा है मतलब करंट भी स्ट्रेट जा रही स्ट्रेट, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. पक्का समझ आ गया सबको? हाँ। और अगर मैं बोल देता कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है v स्पीड से, तब क्या होती मैग्नेटिक फील्ड? नीचे। Clockwise होते हैं. नीचे। ओके, अगर ये ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेट करंट करंट नीचे। नीचे होता है। करंट नीचे तो होगा। अगर करंट डाउनवर्ड होती तो इसका मतलब क्या होता? मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सबको समझा कि नहीं डायरेक्शन? Yes, sir. अब डायरेक्शन के बाद हमें अमाउंट चेक करना पड़ेगा ना, क्या कि वैल्यू कितनी है। तो जरा कॉमन सेंस बताओ, सोचो ये चार्ज है, मैं इससे एक 10 सेंटीमीटर दूर हूँ और एक 20 सेंटीमीटर, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पे. चार्ज के पास ज्यादा होगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ही होगी। इसका मतलब लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स ऑफ डिस्टेंस होगी। Distance. समझा या नहीं? हाँ। नंबर 2, अगर मैंने यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी या कम? सर वो आर क्या लिखा है आपने? आर मतलब डिस्टेंस, आर मतलब डिस्टेंस, ओके। आर मतलब डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस पूरे सर्किल में मिलेगी ना, इसलिए हम आर यूज करते हैं। ओके, अब सोचो मैंने इलेक्ट्रॉन की जगह कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए?
10 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या कम? पड़ेगी। बढ़ जाएगी। कितना? 10 टाइम्स ही हो जाएगी ना। इसका मतलब Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? क्यू पे। क्यू पे। तो फिर उन्होंने देखा कि स्पीड का क्या फर्क पड़ता है, तो उन्होंने देखा कि जितना फास्ट मूव कर जाएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके जाएगा। तो उन्होंने ये भी देखा कि किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर? Yes. अब मैंने एक लॉजिक है बताया कि आर पे डिपेंड कर रहा है। एक्चुअल रिलेशन जो नेचुरल चीजें होती हैं वो मोस्टली इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं, तो ये भी क्या फॉलो करता है? इनवर्स इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो चले इन चीजों को देख लेते हैं, फॉर्मूले को समझ लेते हैं। और मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नया है फॉर्मूला आपके लिए, तो आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। पहले तो हमें क्या ध्यान देनी है? डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालना सबको समझ आया ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट है हमें वैल्यू याद करनी है। तो देखिए वैल्यू कैसे लर्न करनी है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिपेंड करती है क्यू वी साइन थीटा, मतलब उनके बीच के एंगल पे, अपॉन आर इज डिस्टेंस, आर स्क्वायर। और के क्या है? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 10 raised to minus 10 माइनस। ये वैल्यू होती है एयर या फिर वैक्यूम में। सर उसके मतलब वो कांस्टेंट का ऐसा मतलब कुछ स्पेसिफिक नाम वगैरह? नहीं, स्पेसिफिक नाम नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने मेहनत करके वो कांस्टेंट ढूंढते हैं ना, बताया ना। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है, चेक किया जाता है और उससे फिर डिसाइड किया जाता है कांस्टेंट। मतलब समझो यार, कांस्टेंट बहुत सिंपल डिसाइड किया जाता है। सपोज एक चीज है एक्स और मुझे पता है कि वो करंट पे डिपेंड कर रही है। अब मैंने करंट किया डबल, तो ये हो गई 4 टाइम्स। मैंने किया करंट को 3 टाइम्स, क्लियर? तो ये हो गई 6 टाइम्स। इसका मतलब कांस्टेंट क्या है? वो है 2 है। डबल समझ आया ना? यस सर। ठीक है, तो वो कांस्टेंट फाइंड किया जाता है। तो वो कांस्टेंट क्या आ जाता है? 10⁻⁻⁷। अब अगर आपने बीच में वाटर ले लिया कि एक चार्ज वाटर के अंदर जा रहा है, तो डेफिनेटली वाटर के अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग होंगी ना यार। तो ये कांस्टेंट वहां पर बदल जाएगा। ओके, इसलिए मैंने बोला कि ये कांस्टेंट एयर या फिर वैक्यूम के लिए। अब समझना है, एक चार्ज है जो कि कहाँ जा रहा है? किसी डायरेक्शन पे जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप रैंडमली कहीं पे भी फाइंड कर सकते हो। तो लेट से मैंने आर डिस्टेंस पे फाइंड किया, बट यार ये आर डिस्टेंस का एंगल अलग अलग होगा ना। तो मान लेते हैं कि ये आर डिस्टेंस किधर पर है? एक ऐसी जगह पर है जहां से उसका एंगल कितना है? थीटा। थीटा। तो डेफिनेटली एंगल पर भी डिपेंड करेगी। किन किन बातों पर डिपेंड करेगी? क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो कुछ कर नहीं सकते बेटा, कोई मतलब ट्रिक और वो नहीं है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी इज के क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के क्या है? 10⁻⁻⁷। 10⁻⁻⁷। ओके, बताएं, कोई डाउट क्या किसी को? सर मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल से भी इन्फ्लुएंस होती है? बिल्कुल इन्फ्लुएंस होती है, मटेरियल से बिल्कुल इन्फ्लुएंस होती है। सोचो आपने किसी ऐसे मटेरियल के अंदर रखा जिससे मैग्नेट ये चार्ज पास हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। अब वो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने लग जाएगी ना, सिस्टम की नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे मटेरियल को हम कैटेगराइज करते हैं, ऑल्दो बिकॉज मैं 10th में नहीं सिखाता हूँ ये, मैं देखूंगा लास्ट में मैं सिखा दूंगा, ठीक है? कि 3 टाइप से मटेरियल को कैटेगराइज करते हैं, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। ओके, वो फेरोमैग्नेटिक। हाँ एग्जैक्टली वही डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। चलो ठीक है। सर हाँ सर वो के की वैल्यू वाटर में क्या होती है? यार अब मुझे लर्न थोड़े है यार। सर मतलब इतना तो बता दीजिए कि वो वाटर में कम होती है ज्यादा होती है? कम होगी, और किसी भी जगह पे जो मटेरियल मैग्नेटिक नहीं है वहां कम होगी, और मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक को अलाउ करता है उसमें क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा। ठीक है ना? ओके सर। सर ये बहुत ही वैल्यू simple है। एयर और वैक्यूम में ही है ना? हाँ एयर और वैक्यूम में है। सर, और हमें क्वेश्चंस मतलब एयर और वैक्यूम से ही करने हैं ना? नहीं, अगर कुछ और देगा तो वैल्यू देगा यार।
क्वेश्चन एयर एंड वैक्यूम ही समझना है, अगर कुछ और देगा तो मटेरियल दे देगा। डन? हाँ ओके सर। ठीक है, चले। तो इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो इस फॉर्मूले में देख के कम समझ में आ रहे हैं, बट एक चीज नोटिस करो, अगर मैं इसकी स्पीड 0 कर दूं तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? 0 0 हो जीरो। जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा क्या? नहीं। नहीं नो। नहीं, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। याद है बताया था कि चार्ज के पास एक इन्फ्लुएंस जोन होता है जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी फील्ड नहीं होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वो स्पीड से मूव हो रहा है तब उसके पास दोनों आ जाएगी, क्या? मैग्नेटिक और मैग्नेटिक और फील्ड भी और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड भी। और जब वो एक्सेलरेट होने लगता है, मतलब स्पीड इंक्रीज होने लगती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने लगती है, मतलब सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड क्या करने लगती है? वेरी वेरी। वेरी करने लगती है। उसके वजह से नई इलेक्ट्रिक फील्ड आने लग जाती है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाती है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वेव। वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन में पढ़ेंगे, पहले अपन वापस आ जाते हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर स्पीड 0 हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। 0। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन समझ में आई क्या? इफ चार्ज हाँ इज सर। एट रेस्ट मैग्नेटिक फील्ड 0। 0। नंबर 2, एंगल भी तो 0 हो सकता है ना यार, ये साइन थीटा। एंगल 0 कब होगा? जब ये वाला पॉइंट किस डायरेक्शन में आ जाए? चार्ज के चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में आ जाए। अगर मोशन से थोड़ा इधर उधर रहेगा तो कुछ तो एंगल रहेगा ही ना। हाँ हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि और एक स्पेशल केस आ गया कि चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस लाइन में कहीं पे भी अगर चेक की मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आंसर आएगा हमेशा? 0, 0 क्योंकि साइन थीटा 0 क्योंकि साइन थीटा हाँ। 0 हो गया। तो अगर साइन थीटा 0 हो गया वो कब होगा? अलोंग द लाइन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या आएगी? 0। 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस चार्ज है, ये स्ट्रेट जा रहा था, तो इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0। यहाँ यहाँ हर जगह। अगर ऐसे जा रहा है तो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड 0। क्लियर? यस। यस तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी यार? देखना पड़ेगा ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। साइन कितना हो सकता है सर मैक्सिमम? 90। 1। एट 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर। तो याद है ऑर्स्टेड वगैरह ने सारे एक्सपेरिमेंट में परपेंडिकुलर प्लेन क्यों लिया? हाँ क्योंकि मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलता है। बाय द वे उसने धोखे से ऐसा किया, बट फाइनल कंक्लूजन यही है। हाँ, उसे थोड़े ना पता था कि साइन हाँ, थीटा या कॉस थीटा है। वो तो उसने कॉस थीटा होता तो कन्वीनियंस, 0 ही आता ना। वही उसने कन्वीनियंस के हिसाब से किया था। ठीक है, बट हाँ रिजल्ट वही आया। तो अगर साइन थीटा 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? मैक्स। मैक्स आ मैक्सिमम। जाएगा, मैक्सिमम। परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ चार्ज। तो मैं इस कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि ये कैसे रिलेटेड है। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स किस टाइप का फोर्स है? हाँ सर, और बीच में जो मतलब V और K के Q के वैल्यू है वो भी दिए रहते हैं या हमें मतलब करने रहते हैं? देगा देगा देगा, वैल्यूज दिए रहेंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर से फाइंड करना पड़ेगा, वही तो क्वेश्चन का एसेंस है ना। टेंशन नहीं लेना यार, प्रैक्टिस शीट अभी देंगे, 1-2 लेक्चर्स और होने के बाद प्रैक्टिस शीट देंगे तो उससे हो जाएगा प्रैक्टिस। ओके ओके। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स किस टाइप का है? नॉन नॉन कॉन्टैक्ट। कांटेक्ट नॉन कॉन्टैक्ट। तो दो फेमस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविशेप। ग्रेविटेशनल और एक और होता है न्यूक्लियर, जो कि अपन स्टडी नहीं करते, वो मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करते हैं या फिर केमिस्ट्री में। तो मॉडर्न फिजिक्स डायरेक्टली 12th में ही सिखाते हैं अपन, तो वहां पे देखेंगे न्यूक्लियर। न्यूक्लियर सर, को मॉडर्न स्किप करते फिजिक्स हैं। अच्छा है। अबे बहुत टफ है, मतलब समझ गए? मॉडर्न फिजिक्स लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना, जो मूवीज में सुनते हो ना, हाँ। क्वांटम यस सर। रियल, क्वांटम थ्योरी, हाँ, दैट इज अवर मॉडर्न फिजिक्स। चले वापस आते हैं। तो ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, तो मैं इनमें कंपैरिजन थोड़ा सा करता हूँ कि देखो यार क्या फर्क है। देखते हैं चीजों को, समझते हैं। ग्रेविटेशन यार पढ़ाया है, क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स? जब दो मासेस होते हैं किसी r डिस्टेंस पे रखें तो उनपे क्या लगता है?
नेचुरल फोर्स Magnetic. लगता है, जो कि क्या होता है m1 m2 अपॉन R R square. square. तो ये कांस्टेंट आता है g, जिसे की वैल्यू होती है ये। इस कांस्टेंट की खास बात होती है कि ये बीच के मटेरियल पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, नहीं. नहीं करता है, ठीक है। तो ये खास बात हुई यहाँ पर। इसके बाद समझाता हूँ मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्या होता है, अभी फील्ड को भूल जाओ, मैग्नेट को पहले समझने का ट्राई करते हैं कि जब दो मैग्नेट को आप पास रखते हो तो इनकी एक चीज डिफाइन होती है m। ये क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ। क्या होती है? Pole Pole strength. strength. पोल स्ट्रेंथ। तो इन दोनों की जब आप पोल स्ट्रेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं और इनकी बीच की डिस्टेंस, तो ये हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आता है? के। K. तो ये जो कांस्टेंट आया है ये वही वाला कांस्टेंट है कि मैग्नेटिक फोर्स का जो Okay. कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशन के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जी दिखता है हर जगह पर, यहाँ पर क्या दिखेगा? K. के मैग्नेटिक दिखेगा। वाले का वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 to the power minus 7. -7। ये सर वो depend नहीं, डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? सेंटर टू सेंटर। ओके ओके, हाँ, अभी समझे कि ग्रेविटेशन में बीच में अगर मटेरियल कुछ है तो उस पे ये जी डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम है, अगर बीच ये में डिपेंड मटेरियल करेगा। कुछ और होगा तो ये डिपेंड करेगा। आगे देखते हैं कैसे करेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही काम होता है। तीनों फोर्सेस नॉन कांटेक्ट है और तीनों में यही सिमिलरिटी है। क्या है? Q1 Q2 मतलब यहाँ पर किन का मल्टीप्लाई करेंगे? चार्ज का अपॉन R स्क्वायर, उनके बीच की डिस्टेंस। और यहाँ पर जो कांस्टेंट K आएगा, यूजुअली कैसे लिखते हैं उसे? कैपिटल K। फर्क नहीं है, कुछ बुक में स्मॉल k भी लिख देता है, तो टेंशन मत लेने लगना। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है या फिर Magnetic. मैग्नेटिक का है। तो इसके की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये तीन वैल्यूज आपको लर्न करनी होती हैं एज पर द चैप्टर। ये हो गया ग्रेविटेशन, Okay. ये हो गया मैग्नेटिक और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा कुछ हमारे सिलेबस में नहीं रहता है, तो अपन 10th में इसे नहीं सिखाते हैं, बेसिक सिखा देते हैं। ये फॉर्मूला वगैरह फोर्स का नहीं सिखाते। आपको समझ आया कि नहीं ये? सर हाँ। हम इस हाँ। 10th स्टैंडर्ड की ईयर में क्या क्या मेन टॉपिक सीखने वाले हैं? बड़ा सिलेबस ग्रुप पे पोस्ट किया था। नहीं सर। अरे किया था यार, नहीं। कोई बात नहीं, फिर से कर देंगे। हाँ सर वो सर, स्क्रीनशॉट लेने का बोला था आपने। हाँ, सर वो मैग्नेटिक M1 M2 है, वो कौन से पोल से रखे जाते हैं? कोई से पोल, दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम होती है ना। हाँ। नहीं सर, ये पूरे- अपोजिट या साउथ साउथ और नॉर्थ साउथ? कोई सा भी रखो, सिर्फ नेचर बदलेगा। नॉर्थ नॉर्थ रखें तो भी रिपेल करेगा, साउथ साउथ रखो तो भी रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ रखा तो अट्रैक्ट करेगा, अमाउंट यही आएगा, डायरेक्शन बदलेगी सिर्फ। ओके, ओके सर। क्योंकि m पूरे दोनों पोल का ही होता है, सेम होता है दोनों पोल का पावर। ओके, तो ये दोनों केस समझ में आए, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझा देते हैं इसे। क्या कि ये वाला जो मैग्नेटिक है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? μ0/4 से। किससे? μ0/4 by 4 pi. म्यू म्यू नॉट लगा देते हैं। नॉट ये बताना चाहता है कि ये वैक्यूम या एयर की बातें हो रही हैं। सिंपल म्यू लिखा है मतलब मटेरियल का है, अगर नॉट लगा दिया मतलब एकदम इनिशियल यानी वैक्यूम का है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या होता है उसमें भी 1/4 पाई ही है, लेकिन जो ये कांस्टेंट इसमें ऊपर है, यहाँ पे क्या, कहाँ पे रहता है वो? नीचे। डिनोमिनेटर में। और इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। Epsilon. एप्सिलॉन। तो दो नई चीजें आप सुनने वाले हैं यहाँ पर। क्या? ये हुआ म्यू और ये हुआ एप्सिलॉन। म्यू नॉट मतलब वैक्यूम का और एप्सिलॉन नॉट मतलब वैक्यूम का। क्लियर? अब इनके नेम क्या है? म्यू का मतलब क्या होता है? म्यू का नेम होता है परमिएबिलिटी। क्या होता है? म्यू Permeability. मतलब परमिएबिलिटी। और एप्सिलॉन जो होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? Permittivity. परमिटिविटी। तो ये दो नए नेम है,
ऐसा कुछ बहुत ज्यादा दिमाग में प्रेशर मत डालना कि नहीं ये लर्न करने हैं, ज्यादा लर्न नहीं करना, क्योंकि ये वैल्यू आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दी होती है। मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दो क्वांटिटीज हैं यही किसी मटेरियल के नेचर को डिफाइन करती हैं। क्लियर? ये किसी मटेरियल के नेचर को डिफाइन करती हैं। मतलब क्या है नेचर को डिफाइन करने का मतलब ये है कि परमिटिविटी क्या बताती है कि मैग्नेटिक नेचर कैसा है उस स्पेस का, और एप्सिलॉन बताता है कि उस प्लेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर क्या है। क्लियर? तो ऐसा कुछ इन पे ज्यादा टेंशन मत लेना, बस ये दो टर्म है जो समझाते हैं मैग्नेटिक नेचर और इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर। बाद में ये रिलेट किया गया कि ये दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है 1/c²। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो सी फाइंड ही की जाती है अपॉन 1/μ0 और एप्सिलॉन पर नॉट। लेकिन सी तो पता है ना। हे पता भाई, अभी पता है यार, पहले नहीं पता थी। जब नहीं पता थी तब लोगों ने गेस किया और वैल्यूज निकाली। बाद में मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो पक्का वो मीडियम के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से फाइंड की जाएगी, और उसने म्यू और ये एप्सिलॉन डिफाइन की। समझा या नहीं? तो हाँ, ऐसा वो इसे 8th लर्न में नहीं बताया करना। था वासु सर ने मैक्सवेल के बारे में। अच्छा ठीक है, बताया था, कोई बात नहीं है, फिर से सुन लेंगे। क्रिकेटर वाले मैक्सवेल की बात नहीं हो रही है, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। उन्होंने हीट में जो हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन होता है, थर्मल रेडिएशन होता है, उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया। तो बेसिकली उनका मेन क्राइटेरिया जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ ही था। उससे घूमते घूमते वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशन तरफ में चले गए। काफी सारे रिसर्च फील्ड थी यार, छोड़ो वो, वापस आते हैं। काम क्या है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी है, दोनों मिलके ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को डिसाइड करते हैं। ठीक है? इसका मतलब ये कि अगर मैं बोलूंगा कि वाटर में के बदल जाता है, तो कौन सी चीज वाटर की बदल जाती है? म्यू नॉट। म्यू नॉट। म्यू नॉट। अगर मैंने दो चार्जेस को वाटर में रखे हैं, तो वाटर में बदल जाएगा क्या उनके बीच का? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब उनका एप्सिलॉन बदल जाएगा। ठीक है? मुझे म्यू का तो याद नहीं है कि म्यू कितना चेंज होता है, बट एप्सिलॉन 1/80 टाइम्स, सॉरी 80 टाइम्स हो जाता है वाटर में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ओके, खैर लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना काफी है कि हाँ एक कांस्टेंट हमने सीखा मैग्नेटिक में, वो तीनों टाइप के नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में होता है। ग्रेविटेशन में कैपिटल जी, मैग्नेटिक में स्मॉल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपिटल के। ओके, और सबकी अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं। चले तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा कर लेते हैं। देखें, रीड करेंगे क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग clockwise in a circle of radius 20 एंगस्ट्रॉम। तो पहले ये पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है? 10 power minus 10 10⁻⁻10 meters with this RPS। RPS क्या चीज होती है भाई? rotation per second। वेरी गुड यार, 10⁻16 रोटेशन पर सेकेंड। एक प्रॉब्लम है यार, क्या ये स्ट्रेट वाली स्पीड है? क्या ये v की वैल्यू दी है? नहीं, ऐसा गोल गोल वाला है। नहीं, ये गोल वाली स्पीड दी है, ये रोटेशनल स्पीड दी है। क्या? घूमने वाली स्पीड दी है। क्लियर? तो अगर आपको लीनियर स्पीड निकालनी है ना, तो वो निकाली जाती है r इंटू ओमेगा। ओमेगा, रोटेशनल वाली स्पीड से। क्लियर है या नहीं? सर ये ओमेगा क्या है, मतलब ऐसे ओमेगा रोटेशनल स्पीड है। वैल्यू फिक्स है? हाँ नहीं, वैल्यू गिवन होगी ना क्वेश्चन में। हाँ, रोटेशन पर सेकेंड, तो एक्चुअली ये होता है रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा क्या होती है? हाँ रेडियन है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियन पर सेकेंड। तो 1 रोटेशन मतलब कितना एंगल कवर कर लेगा? 1 डिग्री। 1 1 डिग्री। डिग्री। 1 रोटेशन मतलब कितना डिग्री? 360 का है। 360। रेडियन में अगर बोलूं 360 मतलब कितना? 2 पाई। हाँ 181 पाई रहता है। पाई मतलब 180 है। 180, तो 2 पाई सर ये मतलब ट्रिगो में सीखा था। 360।
360। हाँ, तो इससे इसका मतलब ये है कि अगर रोटेशन पर मिनट को मैं चाहूँ तो कन्वर्ट कर सकता हूँ रेडियन में। तो 10⁶ रोटेशन पर मिनट का मतलब क्या हुआ? रोटेशन पर मिनट, तो इसका मतलब हुआ 2 पाई इंटू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। समझा कि नहीं? और अगर v निकालना है तो क्या कर देंगे अपन? आर ओमेगा। डन। चलो वापस आते हैं, फाइंड क्या करना है। सर वो आर क्या है? आर क्या होगा, क्या लगता है? रेडियस सर्किल में घूम रहा है ना, रेडियन। रेडियस रेडियस। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो पहले तो डायरेक्शन बताओ। अगर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर जाएगा, हाँ। क्लॉकवाइज है घूम रहा है मतलब Out ऐसे of the अंदर plane. आएगा। अंदर। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ सेंटर द में क्या प्लेन। आएगी? आउट ऑफ द प्लेन। सब लोग क्लियर है? पक्का? सर आउट नहीं ऑफ सर, सर इनटू इनसाइड द No, प्लेन तो आएगा ना, क्योंकि inside the इलेक्ट्रॉन plane. ऐसे घूम रहा है तो पॉजिटिव करंट चार्ज ऐसे किस पे है? घूमेगा। सही है, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव है, उल्टा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट, उल्टा जा रहा है। हाँ, तो पहले क्वेश्चन ही मैंने उल्टा रीड किया। क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये अपना ब्लैक वाला हो गया ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब करंट किधर जाएगी? एंटी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी और क्लॉकवाइज। अगर बाहर करंट की एंटी तरफ। क्लॉकवाइज है तो बाहर। थंब बाहर की बाहर तरफ की तरफ। आउटवर्ड होगा। तो डायरेक्शन में कोई डाउट नहीं है। अब बात आई फॉर्मूला की। बताओ फॉर्मूला क्या होता है अगर कोई चीज किसी डिस्टेंस पे पूछा है, एक चार्ज मूव हो रहा है, के क्यू क्यू वी वी साइन साइन थीटा बाई Sin theta आर by स्क्वायर r square. आर स्क्वायर। करना पड़ेगा ना। तो जरा सोचो, कोई चीज सर्किल में घूम रही है और रेडियस उसके साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। 90 degree. साइन वाला काम हट गया। साइन कितना है? 1। 1. 90 डिग्री मतलब 1। अभी सिर्फ v की प्रॉब्लम बची, तो v को क्या लिख सकते हैं? और आर आर ओमेगा। ओमेगा। नीचे आर स्क्वायर है तो एक आर कैंसिल आ आउट। गया। क्या आ गया? के क्यू ओमेगा बाई आर। आर। सब की वैल्यू रख देंगे। समझा या नहीं यार? तो यहाँ पर सर एक नई अभी चीज, सर रखना पड़ेगा ना सबका। हाँ ये वैल्यू रखना पड़ेगा। तो देखो यार, रख के मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया आपके लिए, टेंशन नहीं लेना है। बट एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इतने टफ कैलकुलेशन वाले रहेंगे, वही डिसाइड करेंगे कि पेपर आप कितना जल्दी कर पाते हो। ऑल्दो मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि चीजें इजी रखें। आइडिया यही है। आइडिया समझ आया? साइन हो गया 91। ओके, वी को क्या लिखा? आर आर ओमेगा। ओमेगा। एक आर कट, क्या गया? के क्यू ओमेगा बाई आर। और इन सब की वैल्यू रख दी। के की वैल्यू रखी, क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा। ओमेगा अभी देखा ही था हमने, और आर एंगस्ट्रॉम में था तो आर की वैल्यू भी रख दी। समझा ना? सर ओमेगा कैसे हाँ। फाइंड करेंगे, आप बताएंगे फिर से? देखिए ओमेगा क्या होता है। ओमेगा होता है, ओमेगा डिफाइन होता है रोटेशन पर सेकंड, आरपीएस, या रेडियन पर सेकंड। ओमेगा मतलब होता है कि कितनी जल्दी कितना एंगल कवर करेगा। एंगल कवर करना मतलब घूमने वाली बात हो रही है ना, रोटेशन। समझा? हाँ। तो अगर ओमेगा कभी आपको रोटेशन में दिया है, किसमें? रोटेशन या फिर रिवोल्यूशन में, तो हमें पता है कि 1 रोटेशन मतलब कितना एंगल कवर कर लेगा? 2 पाई 2 पाई। रेडियन। बस इतना ही, थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज का बस। ठीक है ना? ओके। हाँ यार, ये लर्न कर लोगे ओमेगा तो बढ़िया है, एक दो जगह और काम आने वाला है, क्योंकि अब कई बार रोटेशनल चीजें देगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज करते हैं, और ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर स्पीड। जैसे v क्या है? लीनियर स्ट्रेट स्पीड है, वैसे ओमेगा क्या है? ऐसे घूमने वाली स्पीड। एंगल कितना कवर करेगा? ओके। सर वो साइकिल रेस में भी कुछ आरपीएस रहता है। हाँ वही हर रोटेटरी चीज का, हर मोटर का आपको कभी भी लीनियर स्पीड नहीं देता, हमेशा क्या देता है? एंगुलर। किसी भी व्हील का, इंजन का, सबका क्या देता है हमेशा? आरपीएम।
कि ये हाँ। मोटर कितने रोटेशन पर मिनट करेगी, जैसे लिखा होता है ना 1500 आरपीएम, हाँ हाँ इतने रोटेशन पर मिनट। कभी आपने नोटिस किया हो तो बाइक में भी ऐसा जो डायल बना होता है उसमें इनटू ऐसे 1000 लिखा होता हाँ है। सर, कार के सर, मैं उसी का डैशबोर्ड पे बोल भी रहा था। रहता है स्पीड के बाजू में। हाँ, स्पीड के बाजू में वो एक्चुअली होता है जब आप एक्सेलरेट लोगे तब ये आरपीएम बढ़ता है। हम्म। मतलब ये आरपीएम है जो इंजन दे रहा है, जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे तो इंजन कितना तेजी से घूमना स्टार्ट कर देगा, ये मीटर वो हाँ। चीज बताता है आपको, आरपीएम। ओके, हम्म। ठीक है, तो वो रोटेशनल फीलिंग के बारे में थी चीजों के। अब आ जाते हैं किसमें, स्ट्रेट वायर में। स्ट्रेट फिर से चार्ज पार्टिकल का क्लियर है फॉर्मूला, क्यू के क्यू वी साइन थीटा बाई, नमस्कार। क्लियर है ना ये। अब एक वायर की बात करते हैं। तो बे यार वायर की बात करें तो थोड़ा सा टफ होगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना। क्या कि यार जब वायर की बात करोगे तो वायर पे तो फिर दो एंगल बना करेंगे ना। ये चार्ज था ऐसे जा रहा था, यहाँ पर हो आप, एक ही एंगल बनेगा ना। लेकिन अगर आपने ऐसे वायर ले ली फिनाइट लेंथ की, तो कहीं पे भी चेक करोगे तो हमेशा दो एंगल बनेंगे ना, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। समझा या नहीं? हाँ अच्छा, हाँ। अब वायर में क्यों तो नहीं जाएगा ना, वायर में क्या चीज यूज करोगे, करंट। करंट करंट। अब वायर में कोई स्पीड का रिलेशन आएगा क्या, नहीं। तो देखें वायर के लिए लर्न करना है आपको, फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, बी इज इक्वल टू के आई अपॉन आर, और दोनों का साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है या नहीं, बताएं, ये चीज लर्न रहेगा या नहीं। यार ऑप्शन ही नहीं है, लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ। क्या होता है के आई बाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस Sin साइन theta थीटा। थीटा 1 प्लस एक एंगल का फिर प्लस साइन थीटा। सही है। एक प्रॉब्लम है लेकिन, क्या कि ये थीटा 1 थीटा 2 को थोड़ा सा प्रॉपर साइन के साथ लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने दोनों को पॉजिटिव मान लिया है, आपको देखना है कि कब पॉजिटिव होता है। तो टर्म डिफाइन किया टॉप एंड बॉटम। सोचो आप इस पॉइंट से क्या डालोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन, क्या डालोगे हमेशा एक, परपेंडिकुलर। ये जो आ रहा है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर आपका जो एक पॉइंट है, लेट से ये ए है और ये बी है, अगर ए ऊपर है आपके रेफरेंस लाइन से, तो ए वाले साइन को क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव। और बी, बिकॉज बी को नीचे होना चाहिए, तो बी अगर पीछे है तो उसे क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट वायर के बीच में है तो ऊपर वाले पॉइंट को पॉजिटिव और नीचे वाले को भी पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अगर ये फिर पॉइंट कहीं वायर पे से लिखेंगे तो एग्जैक्टली पॉजिटिव ही रखेंगे ना। एग्जैक्टली बट अगर मैं बाहर चला जाऊं इस वायर से, ओके, लाइन से बाहर। तो देखो बदल जाएगी स्टोरी। ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों नीचे आ गए ना, ये रेफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो देखो ए और बी दोनों नीचे आ गए ना, जबकि हमें ए को ऊपर रखना है और बी को नीचे। नीचे। तो किसने किसने प्रॉब्लम क्रिएट की, ए ने। ए ने। तो ए का जो एंगल होगा आप उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव। बी तो सही है ना यार, बी को तो नीचे ही होना चाहिए था, तो बी तो सही है, प्लस ही है, बी का एंगल प्लस यूज करेंगे। समझा कि नहीं। तो ए का एंगल ये नेगेटिव हो जाएगी, जबकि बी का एंगल पॉजिटिव। सर लेकिन अगर वो पॉइंट बी के नीचे होगा तो, अरे तो फिर यार अब तुम लोग साइंस पढ़ रहे हो यार, खुद तो से फिर भी तो बी का थोड़ा नेगेटिव समझना ले पड़ेगा लेंगे। ना। चलो बताओ, पॉइंट यहाँ तो पर बी है, का अब क्या नेगेटिव ले होगा, लेंगे ना। बिल्कुल बहुत सही। ए सही जगह है, ए तो ऊपर है ना, कौन गलत जगह हाँ पहुंच गया, बी। 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 बी बी गलत का है। नेगेटिव यूज करेंगे, तब इसे नेगेटिव इसे पॉजिटिव। समझा या नहीं यार कुछ, ये सर। पक्का। हाँ अगर पॉइंट बीच में है तो नो टेंशन, दोनों प्लस। अगर ऊपर नीचे है तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, ओके। हाँ सर। अच्छा, अब जरा सोचो, ये वायर है और आप अपना पॉइंट यहाँ चूज करो, तब बताओ एंगल क्या होगा।
0 डिग्री क्रिएट करेगा। 0 डिग्री। इस पॉइंट हाँ। को चेक करोगे तब भी एंगल 0 और इसे भी चेक करोगे तब भी 0 0। थोड़ा मतलब सा इधर हो फील्ड जाओगे तो नहीं एंगल आ आएगी। जाएगा, लेकिन अगर उसी लाइन में आ जाओगे तो हमेशा एंगल 0 हो जाएगा। तो एक स्पेशल पॉइंट आएगा कि इन द लाइन ऑफ द वायर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0 0 होती है। 0। कोई डाउट क्या इसमें किसी को? नो। और ये बेटा 0 वाली चीजें ज्यादा लर्न करना, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल वाली चीजें कम आएंगी, लॉजिकल वाली चीजें भी ज्यादा आती हैं। ओके, हाँ। नेक्स्ट, यहाँ पर वायर फिक्स थी कि कितनी बड़ी वायर है। अब अपन लेंगे बहुत बड़ी वायर, मतलब कैसी वायर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो फिजिक्स में इनफाइनाइट को दो तरीके से लिखता है, इधर लिखेगा क्या? वेरी लॉन्ग वायर। हाँ, वेरी लॉन्ग मतलब वो बताना चाह रहा है कि भाई इनफाइनाइट है वायर, खत्म ही नहीं होगी। खत्म ही नहीं होगी। अब जरा सोचो बेचारे पॉइंट को, सोचो पहले वायर थी यहाँ तक तो एंगल होगा कुछ, वायर और बड़ी हो गई तो एंगल और बढ़ेगा। सोचो वायर इनफाइनाइट तक चली गई, एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90। पीछे नहीं चला जाएगा वायर, इधर नहीं आ जाएगी, वायर ऊपर ही है ना, तो लाइन आगे ही ड्रॉ करनी है। 90 अगर मैक्सिमम की बात करूं कि इनफाइनाइट पर एंगल कितना बनाएगा, तो एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। नीचे भी इनफाइनाइट है, कितना बनाएगा? 90 काम बन गया यार। साइन 90 साइन 90 दोनों क्या? 2 वो 1 1 मिलके बन गया 2। तो बेटा इनफाइनाइट वायर या फिर मैं बोलूं वेरी लॉन्ग वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा, क्या आएगा? 2 2 ki by r। अच्छा, अब करता है आपको कंफ्यूज। क्या आपको पता है के की वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 10 पावर -7। -7 ये वाली वैल्यू नहीं देता, वो एक दूसरी वैल्यू देता है। क्या समझाई थी? एक दूसरी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 4 पाई। 4 पाई। तो ये भी रख के चेक कर लो, तो मे भी कभी कभी आंसर आपको ऐसा भी दिखेगा के की वैल्यू रख दो तो 2 से 4 कट, क्या आंसर आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और समझा कि नहीं? अब देखो कंफ्यूजन, फॉर्मूला देख के लग रहा है ना कि ऐसा सर्किल वाले का आंसर है ये। हाँ हाँ, हाँ हाँ, नहीं है भाई, ये कंफ्यूजन याद रखना है कि जो जिसमें नीचे 2 पाई आर है वो सर्किल का नहीं है, किसका है? इनफाइनाइट वायर का। आगे मैं डिराइव करूंगा, सर्किल वाले में फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, पाई नहीं आता। तो इस कंफ्यूजन को हमेशा लर्न रखना है कि 2 पाई आर आ गया तो मतलब ये मत याद करना है सर्किल का, नहीं। 2 पाई आर जिसमें आ रहा है वो सर्किल का नहीं है, वो इनफाइनाइट वाला सर्किल के सेंटर पर क्या आंसर आता है? 2r। म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे इसे। पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं इनफाइनाइट वायर? हाँ सर। तो देखें, यहाँ पर मैंने समझाया कि के को म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख सकते हैं, और इनफाइनाइट वायर मतलब वेरी लॉन्ग वायर है। दोनों थीटा क्या है? 90 है। आंसर आएगा 2 के आई बाई आर या फिर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। 2 पाई। और बेटा ये ज्यादा लर्न रखना, क्योंकि मोस्टली बुक्स में जो आंसर मिलेगा वो के टर्म्स में नहीं, किसके टर्म्स में मिलता है? म्यू नॉट आर। म्यू नॉट के टर्म्स। सर हाँ, सर एनसीईआरटी में इसमें कहाँ तक है? नहीं है। ऑर्स्टेड के बाद से जो सीख रहे हैं वो एनसीईआरटी के बाहर की चीजें हैं। मतलब एनसीईआरटी ऑर्स्टेड में एनसीईआरटी कैलकुलेशन में है ही सिर्फ नहीं। ऑर्स्टेड है, हाँ मतलब सिर्फ डायरेक्शन है। सिर्फ डायरेक्शन, और वो थोड़ा सा जो बेसिक बेसिक समझाया, वो जो भी वैल्यू है वो एनसीईआरटी के बाहर की चीजें हैं। ओके, हाँ सर मतलब न्यूमेरिकल्स है ही नहीं। हाँ बेसिकली तुम्हारे में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, आगे है थोड़ा, बताऊंगा आगे वो। हाँ, वापस एनसीईआरटी में जब एंटर करेंगे तब मैं बता दूंगा, नॉक नॉक एनसीईआरटी आ गया। ओके, मतलब 11th में। हाँ, अभी यहाँ पर वापस आते हैं, थोड़ा सा फाइनल कर लेते हैं। इनफाइनाइट वायर समझ आया या नहीं? हाँ हाँ ओके, अब एक टर्म होता है क्या? सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर देख के डर नहीं जाना है कि ये क्या चीज है। सेमी मतलब हाफ इनफाइनाइट वायर, क्या नहीं। सेमी तो मतलब इनफाइनाइट वायर एक का मतलब होता है एक कॉर्नर दिख रहा है और दूसरा हाँ। कॉर्नर इनफाइनाइट इनफाइनाइट पे होगा। तो भाई कितना कॉमन सेंस वाला आंसर है? थीटा 1 क्या आ गया? 0 थीटा 2 90 भाई ये तो 0 और ये 1, 1 आंसर क्या आ गया?
KI by R KI KI by by R. R. फिर म्यू नॉट आई बाई 4 pi R. 4 pi R पाया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये भी तो सेमी इनफाइनाइट वायर हो सकती है कि मान लो इधर इनफाइनाइट है लेकिन वो पर्सन यहाँ पर नहीं है, वो पर्सन यहाँ बीच में खड़ा हुआ है, चलेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। θ1 की सर वैल्यू फिर θ1 1 रख हो जाएगी देंगे और θ2 और 0 θ2 90 लेंगे। आंसर हाँ। क्या आ जाएगा बी? यह आ जाएगा KI बाई आर साइन थीटा प्लस दूसरा वाला 90 हो जाएगा, वो आ जाएगा 1। सर समझा वो या सेम ही नहीं? आएगा ना फिर? क्लियर है या नहीं ये चीज? हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है, अभी यहाँ तक करेंगे। आप लोग ये याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर के बाद मैं प्रैक्टिस शीट देता हूँ तो वो प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेंगे, उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस चलो ठीक है, लेकिन यार रिवाइज बहुत करना, ये जो भी चीजें फॉर्मूले है ना Yes, sir. एकदम न्यू है आपके लिए, आप लोग अच्छे से इन्हें रिवाइज कर लेना, ओके? यस Yes, sir. यस सर। चलो देन, बाय बाय एवरीवन देन, बाय बाय सर। सर। Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. बाय। Bye, sir.